साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे और राज्यसभा के सदस्यों के योग्यता के संदर्भ में बात की। इसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, चुनाव में कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है और इनके साथ ही राज्यसभा का कार्यकाल क्या रहता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है मैंने आप लोगों को बताया था 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं एवं उनके स्थान पर नए सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इनके संदर्भ में बात की थी। साथ ही राज्यसभा के क्या उपनाम है, राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, इनके संदर्भ में अपनी बात हो चुकी थी। आज की इस क्लास में अपन 2 बातें महत्वपूर्ण करेंगे। एक तो राज्यसभा के क्या विशेषाधिकार है, यानी राज्यसभा की ऐसी शक्तियां जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। केवल किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनके बाद अपन पढ़ेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, राज्यसभा में सदन का नेता किसको बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कैसे और कौन बनाता है, इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। साथियों, यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कई बार राज्यसभा को लेकर। साथ ही इनके कौन कौन से आर्टिकल रहने वाले हैं, कौन कौन से अनुच्छेद रहने वाले हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आजकल जो है हूबहू अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता के संदर्भ में आर्टिकल 84 में उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ बातें आर्टिकल 84 में नहीं है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेखित की गई है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा, अपन किसके बारे में बात करेंगे? राज्यसभा के विशेषाधिकार। किसके बारे में बात करेंगे भाई? राज्यसभा के विशेषाधिकार। और राज्यसभा के विशेषाधिकारों का मतलब है ऐसे अधिकार जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, या ऐसी बातें जो लोकसभा में नहीं है, केवल और केवल किन को प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं अपन। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बाकी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। विधानसभा राज्यों में होती है और विधानसभा का अध्यक्ष जो है ये विधानसभा का सदस्य होता है। और विधान परिषद का सभापति भी विधान परिषद का सदस्य होता है। एकमात्र ऐसा सदन है, कौन सी सभा? राज्यसभा। और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनिएगा जरा। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति भी न तो लोकसभा का मेंबर होता है और न ही राज्यसभा का मेंबर होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कारण भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी विशेषता के संदर्भ में अपन बात करें तो दूसरी आपको ध्यान में रखनी है विशेषाधिकार के संदर्भ में कि राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है, अर्थात लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष और लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन भाई राज्यसभा कभी भंग या विघटित नहीं होती है। यह भी अपने आप में क्या एक विशेषाधिकार। देखिए जरा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग या निलंबित नहीं होती है, जो कभी भी भंग या निलंबित
नहीं होती है, जो कभी भी भंग या निलंबित नहीं होती है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, हमने जब आपातकाल के संदर्भ में बात की थी आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तीनों को आगे बढ़ाने के लिए संसद से क्या लेनी पड़ती थी, स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जैसे राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352 को आगे बढ़ाने के लिए संसद की स्वीकृति 1 माह के अंदर लेनी आवश्यक होती थी और वहां पर जो है विशेष बहुमत से स्वीकृति लेनी होती थी। राष्ट्रपति शासन की अवधि को शुरुआत में 2 माह के लिए लगाया जाता और 2 माह से आगे बढ़ाने के लिए संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती थी, जबकि वित्तीय आपात को 2 माह के बाद संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती थी। और संसद का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा भंग होती है और देश में राष्ट्रीय आपात या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात लागू हो, और ऐसी स्थिति में लोकसभा के भंग होने के बाद भी जो है आपातकाल को आगे बढ़ाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है, राज्यसभा को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपातकाल की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा को विशेषाधिकार है। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा जो है उनको अधिकार रहेगा और ये आपातकाल को बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही लोकसभा का गठन होगा तो 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के समय यदि लोकसभा भंग है, आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के समय यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा के द्वारा आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? पहली, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दूसरी, राज्यसभा की स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और आपातकाल की अवधि को आगे बढ़ाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तीसरी बात सुनिएगा, नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, किनको हटाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति को हटाना है पद से तो पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा, 67। क्यों? इसके पीछे कारण है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाना आवश्यक होता है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में अपने बात की थी तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या, राज्यसभा के कौन से तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत के बाद में क्या करना होगा, लोकसभा से स्वीकृति लेनी होगी। लोकसभा से क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। राज्यसभा से क्या करना होगा, तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, और उसके बाद में लोकसभा से क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी। साथियों, बार बार अपन कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाते हैं कि कभी मैं बोल रहा हूं विशेष बहुमत, कभी मैं बोल रहा हूं तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, कभी मैं बोल रहा हूं बहुमत, कभी बोल रहा हूं कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ये कुछ कंफ्यूजन भरे जो हैं ये बहुमत के संदर्भ में, तो मैं एक साथ क्लियर कर लेता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते समय ऐसे शब्द जिनको लेकर अपन बार बार कंफ्यूजन होते हैं तो उसको एक साथ में नोट्स बना दीजिएगा और एक साथ में पढ़ लीजिएगा कि साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या मतलब होता है, विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है,
इसके बाद में कुल सदस्यीय संख्या के विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या के विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। ये बार बार आएंगे आगे अपने पॉलिटी में, जो भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बहुमत वाला मामला जो है एक साथ में क्या कर लिया जाए, निपटा लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, साधारण बहुमत। मैं यहां पर इसलिए नोट करवा रहा हूं, देखिएगा जरा, यहां पर इसलिए नोट करवा रहा हूं क्योंकि यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले साधारण बहुमत, किसके बारे में बात करें भाई, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। क्या मतलब होता है, 50% प्लस 1, बस ये ध्यान में रखिएगा। और 50% प्लस 1 का क्या मतलब है, संसद के 2 सदन है, एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी सभा, राज्यसभा। कौन सी सभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आप सभी को पता है वर्तमान में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 245 सदस्य। अब पूरे के पूरे तो आते नहीं है, कोरम तय कर रखा है, गणपूर्ति अपन पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 100 में कोरम या गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा की बैठक तभी शुरू होगी जब कोरम पूरा हुआ, और एक कोरम कितना है, 1/10, यानी न्यूनतम कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य आएंगे, तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और तभी क्या, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। मान लेते हैं 543 में से आज कितने मेंबर आए, 400। कौन से बहुमत से पारित करना है, साधारण बहुमत से, तो 400 का 50% प्लस 1 एक कितना हो गया, 201। ध्यान से सुनिएगा, साधारण बहुमत का क्या मतलब हुआ, आज कितने उपस्थित हैं, जिस दिन जो प्रस्ताव रखा जाता है, जिस दिन जो बिल रखा जाता है, किसी के संदर्भ में हो सकता है। अगर साधारण बहुमत से पारित करना है, उसका मतलब होता है आज कितने आए हैं उनका कौन सा बहुमत होना चाहिए। जैसे आज 400 आए तो 400 का 50% प्लस 1। अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो मान लेते हैं राज्यसभा में कितने आए, तो राज्यसभा में आज 200 आए, तो 200 का 50% प्लस 1 क्या हो गया, 101। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत। आप कहेंगे तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला मामला है। तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत क्या होता है, ये सुनिएगा जरा। तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब होता है, मैंने कहा कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543, राज्यसभा में कितने हैं, 245। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि पूरे के पूरे सदस्य नहीं रहते हैं। जैसे कई बार जो है लोकसभा के कुछ सदस्य त्यागपत्र दे दे, या लोकसभा के ऐसे मेंबर जिनकी मृत्यु हो जाए। राज्यसभा आप सभी को पता है, राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 80 सदस्यों का रेशियो रहता है, लगभग 80 80 और फिर 80। इसी प्रकार से जो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए और उस समय 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर चुके होते हैं। तो जिस समय प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उस समय राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है। कुल सदस्य संख्या का मतलब सीटें तो 245 हैं, लेकिन रिक्त सीटों को छोड़कर बाकी कितने सदस्य हैं, उसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक सदस्य संख्या। जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा की बात करें अपन, तो आपको पता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। कितनी है, 245। अब 245 में मैंने क्या कहा कि यहां पर है तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, तो मान लेते हैं 245 में से 45 सीटें रिक्त हैं। 45 सीटें रिक्त है, कई कारण से हो सकती हैं 45 सीटें। पीछे कितने बचे, पीछे बचे 200 सदस्य। कितने बचे, 200। अब 200 में से कितने उपस्थित हुए वो कोई मुद्दा नहीं है। तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब है कि 200 वर्तमान में सीटें हैं, 200 पर तो व्यक्ति जो है निर्वाचित है अभी वर्तमान, मनोनीत और निर्वाचित दोनों मंडल है, और 45 पद रिक्त हैं, किसी कारण से हो सकते हैं 45 सीटें जो है राज्यसभा की रिक्त हैं। तो इन 200 का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, और 200 का बहुमत कितना होगा, 101। अब मान लेते हैं कि इन 200 में से मान लो कि 150 आए तो भी कितने चाहिए, 101। 200 के 200 पूरा आए तो भी कितने चाहिए, 101। और 200 में मान ले 120 आए तो भी कितने चाहिए, 101। ध्यान से सुनिएगा, तात्कालिक सदस्य संख्या का मतलब होता है रिक्त सीटों को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं उनका क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यहां पर कितने उपस्थित हुए हैं, कितनों ने मतदान में भाग लिया, वो कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। तात्कालिक सदस्य संख्या नहीं। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो जिस दिन राज्यसभा में हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, उस दिन राज्यसभा में रिक्त सीटों को छोड़कर क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। इसे बोलते हैं तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत। साथियों, वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा
कि तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या तात्पर्य है, साधारण बहुमत से क्या तात्पर्य है। हालांकि नहीं पूछा जा भी सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया। विशेष बहुमत का कई बार पूछ लेते हैं, विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी नए सिरे से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जिसको लेकर अपन क्लियर नहीं है, केवल रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं। उस रट्टा मार प्रणाली से मुक्ति हेतु इस प्रकार के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप जब रिवीजन करेंगे तो जैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी, यहां पर तात्कालिक सदस्य संख्या आपके दिमाग में फट से आएगा कि साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत नहीं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं, तात्कालिक सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किनके संदर्भ में, उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में। दो बहुमत और बच गए, उसके संदर्भ में बात करूंगा। एक तो अपन पहले बात कर भी चुके हैं, कौन सा, विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में दो बातें होती है। विशेष बहुमत में कितनी बातें ध्यान में रखेंगे, दो। कौन कौन सी, एक तो कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए बहुमत, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत। और दूसरा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का, मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत, 2/3 बहुमत। अब देखिए जरा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से क्या मतलब हुआ, तो यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे लोकसभा में 543 हैं तो 543 का चाहिए क्या, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, ये तो हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और मान लेते हैं 543 में से आज कितना है, 400, तो 400 का कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। ये क्या है, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी, पहली ध्यान में रखेंगे तात्कालिक, पहली कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरी जो है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत, 2/3 बहुमत। अब यहां पर भी दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, जिसको अपन महाभियोग बोलते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, संसद की स्वीकृति जहां अनिवार्य होती है, वहां पर है कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत, 2/3 बहुमत। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि जब अपन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पढ़े थे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, हटाने में जो बहुमत चाहिए, कौन सा चाहिए, तो यहां पर ध्यान में रखना है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। वहीं अगर तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, किनको, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तो उनके लिए जो प्रस्ताव चाहिए वो है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। हालांकि जो है अपन जब पढ़ेंगे कौन सा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उस समय मैं बताऊंगा वहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, अर्थात मैं तुलनात्मक रूप से वहां पर बताने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा जब अपन बहुमत के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं कह रहा हूं सारा खेल किनका, शब्दों का। अब देखिए जरा, यहां पर कुछ भी फर्क नहीं, एक शब्द का फर्क है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब महाभियोग लाया जाता है, उनमें कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है, उसमें कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। 4 विकल्प देंगे। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, और तीसरा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाला को 2/3। अगर पता है तो ही कर पाएंगे। यहां पर तो क्या है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। वही प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता है। तो यहां पर भी 2/3 और यहां पर भी 2/3, लेकिन यहां पर क्या फर्क है, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत है, 2/3 बहुमत। जिस दिन इस बारीकी के साथ आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें एग्जाम में सफल होने से नहीं रोकेगी। बस यही बात मैं आप लोगों के बीच में करने आया हूं कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, किस लेवल तक जाकर पढ़ना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है।
अपन क्या करते हैं, सामान्यतः पढ़ तो खूब लेते हैं, लेकिन जब तक अपने को तुलनात्मक रूप से नहीं पढ़ते, एक दूसरे में कंपैरिजन करके नहीं पढ़ते, एक दूसरे में फर्क जानते नहीं है, तब तक जो है वहां एग्जाम में विकल्प आते हैं तो अपन विकल्पों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए प्रश्न अच्छी मेहनत की हुई 2-4 ऐसे गलत प्रश्न करके आ जाते हैं जिसकी खामियाजा जो है हमें परीक्षा के परिणाम में भुगतना पड़ता है। और पॉइंट 1, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से जब परीक्षा में विफल रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहता है कि काश उस दिन थोड़ा सा अलग पढ़ लेते, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लेते, ये जान लेते कि बहुमत में 4-5 अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। मैं कह रहा हूं सारा खेल किनका है, लैंग्वेज का है। सारा खेल किनका है, लैंग्वेज का है। जिस दिन आपने शब्दों को पकड़ना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं रट्टा नहीं मारना है, बस शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। और जिस दिन शब्दों को पकड़ने की बारीकी आपने सीख ली, उस दिन कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और जिस दिन आपने इस प्रकार से पढ़ना शुरू कर दिया, अपन सबसे बेहतर करेंगे। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। देखिए जरा, अपन बात करे थे किसके संदर्भ में, राज्यसभा के विषय। मैंने ये बीच में इसलिए बताया, बाकी मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ये कंफ्यूजन करने वाले बात है, तो इसको पहले क्लियर करना बेहद ज्यादा क्या है, आवश्यक है। देखिएगा, मैंने कहा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव हमेशा क्या लाया जाएगा, राज्यसभा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा के विशेषाधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 249। कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 249। क्या है आर्टिकल 249 में, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची हम सब ने पढ़ी है, 7 शेड्यूल, जिसमें विषयों को 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, 3 विषय में, 3 भागों में। कौन कौन सी, एक तो है भाई संघ सूची, दूसरी कौन सी है, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं, इन पर कानून किन के द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा। राज्य सूची में जो विषय, इन पे कानून किन के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्यों के द्वारा, और राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। और समवर्ती सूची में जो विषय, इन पर कानून संसद भी बना सकती है, और इन पर कानून जो है ये राज्य की विधानमंडल के द्वारा भी बनाया जा सकता है। क्लियर है ना बात। इस बात को अपने पढ़ा था कि राज्य सूची में जो भी विषय हैं, उन विषयों पर कानून किन के द्वारा बनाया जाएगा, तो राज्य सूची में जो भी विषय, उन पर कानून राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कह रहा है कि राज्य सूची का ऐसा विषय, राज्य सूची का ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची का ऐसा विषय जो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व। हालांकि है तो विषय कौन सी सूची का, राज्य सूची का, लेकिन कैसा है, राष्ट्रीय महत्व का है। उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति, उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को सौंपी जा सकती है, संसद को सौंपी जा सकती है। किनको सौंपी जा सकती है, संसद को सौंपी जा सकती है, अगर प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाए, पहले राज्यसभा में लाया जाए एवं राज्यसभा उसे विशेष बहुमत से पारित कर दे। राज्यसभा उसे कौन से बहुमत से पारित कर दे, विशेष बहुमत से पारित कर दे। यहां पर 2 अच्छे प्रश्न बनेंगे। पहला, राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन अगर विषय किससे संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित, यानी राज्य सूची का ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को सौंपी जा सकती है। लेकिन इनके लिए पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा। पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाना पड़ेगा, राज्यसभा में। आप कहेंगे राज्यसभा को यह अधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे कारण भी सुन लीजिएगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैंने कहा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य की विधानमंडल जो है, राज्य की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इसीलिए राज्य के संदर्भ में कोई भी ऐसा कार्य जो विधानमंडल से संबंधित हो, उनको लेकर अगर संसद में किसी प्रकार का डिस्कस करना है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। और जब कानून बनाने की शक्ति आ रही है कि भाई राज्य सूची का विषय, जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय,
पुलिस किसके नियंत्रण में रहती है? राज्य सूची यानी राज्य के नियंत्रण में रहती है। लेकिन पुलिस को लेकर धार्मिक आधार पर इस प्रकार की कोई बातें होने लगी राज्य में, जैसे धर्म के आधार पर वहां पर बंटवारा हो रहे हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, यानी राज्य कर सकता है ऐसा? ऐसा अगर हो तो राज्यसभा पहले प्रस्ताव लाएगी, राज्यसभा प्रस्ताव लाकर उस को 2/3 बहुमत से पारित करेगी, और उसके बाद उस विषय पर जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाएगी? संसद को मिल जाएगी। यह भी राज्यसभा का क्या है? विशेषाधिकार है। अगला विशेषाधिकार आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 हम सबको पता है भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है और संविधान में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे अपन आईएएस बोलते हैं, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है आईएएस, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा जिसे अपन आईपीएस बोलते हैं, और कई मेरे साथ जो है इनका सपना रहता है क्या बनने का? आईपीएस बनने का, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो रहती है वो रहती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे अपन बोलते हैं भारतीय वन सेवा, आईएफएस। पहले इनका नाम हुआ करता था स्वतंत्रता से पूर्व आईसीएस। इसके बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ तो अपने भारतीय संविधान का इसका प्रावधान किया गया और इनके लिए आर्टिकल 315 के तहत जो है इनकी परीक्षाओं के आयोजन के लिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया, और यहाँ तक कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जैसे प्रावधान भी आर्टिकल 315 में किए गए। लेकिन मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं? आर्टिकल 315 आपको ध्यान में रखना। क्या लिखा गया 315 में? कि भारत में अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, अगर नई अखिल भारतीय सेवा का, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। पहले प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में भी कौन से बहुमत से? राज्यसभा में विशेष बहुमत से। राज्यसभा में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। उस प्रस्ताव को क्या करना होगा? पारित करना। क्या लिखा मैंने? भारत में अगर नई अखिल भारतीय सेवा, सबसे पहले तो हमने जाना अखिल भारतीय सेवा होती क्या है। अपन पढ़ तो लेते हैं भारत में नई अखिल भारतीय सेवा, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है जैसे आपने सुना होगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जिसको अपन बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। ये 3 प्रकार की वर्तमान में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अगर नई कोई भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है और कोई नई अखिल भारतीय, जैसे मांग चल रही है कि आईजेएस का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? आईजेएस, जिसे अपन क्या बोलेंगे? भारतीय न्यायिक सेवा। क्या बोलेंगे? भारतीय न्यायिक सेवा, ठीक है। भारत में अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। और राज्यसभा में कौन से बहुमत के द्वारा? राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित करना होगा, और उसके बाद जो है ये नई अखिल भारतीय सेवा का क्या होगा? सृजन होगा। लेकिन पहले प्रस्ताव कहां लाना होगा? राज्य से। ये भी राज्यसभा का क्या है? विशेषाधिकार। देखिए सबसे पहले जो इनका नाम हुआ करता जिसे अपन बोलते थे आईसीएस। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद 2 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं रखी गई। कौन कौन सी? आईएएस और दूसरी कौन सी? आईपीएस। 1966 में, कब? 1966 में किसका गठन हुआ? आईएफएस का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भारतीय वन सेवा। किसका गठन हुआ? आईएफएस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भारतीय वन सेवा। गठन कब हुआ? 1966 में। अब इसका गठन करने के लिए पहले प्रस्ताव कहां लाया गया? राज्यसभा में लाया गया, क्योंकि कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 312 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा।
और इसी के तहत भारतीय वन सेवा का गठन हुआ और पहले प्रस्ताव कहाँ लाया गया, राज्यसभा में लाया गया। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसी कौन सी, प्रश्न ये भी हो सकता है कि ऐसी कौन सी अखिल भारतीय सेवा है जो बाद में गठित की, तो आप कहेंगे 1966 में कौन सी, IFS अर्थात भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मत कर देना, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय विदेश सेवा मत कर देना, भारतीय वन सेवा करना है। और 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। इसका गठन 1966 में हुआ। पहले इनका नाम क्या था, ICS था, जिसके बारे में जो एक्ट पढ़े थे उस समय मैंने बात की थी कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के लोगों को प्रशासनिक सेवा में शामिल नहीं हो इसके लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी थी, अधिकतम आयु, और कहा पहले 25 वर्ष, फिर घटा के 24, फिर बाद में 22 और फिर बाद में जो है उससे भी कम कर दी गई कि कैसे भारत के लोगों को प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से रोका जाए। पहले इनकी परीक्षा का आयोजन जो है लंदन में होता था। अगर किसी को ICS की परीक्षा पास करनी है, ठीक है, तो परीक्षा देने कहाँ जाना होगा, लंदन जाना होगा, ठीक है। इसके बाद में इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, और भारत में इलाहाबाद में जो है पहली बार जो है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। तो इस संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं। यहां पर केवल क्या ध्यान में रखना है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो पहले प्रस्ताव कहां लाना होगा, राज्यसभा में लाना होगा। ये राज्यसभा के क्या है, विशेषाधिकार। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध राज्यसभा के विशेषाधिकार से नहीं है। राज्यसभा के विशेषाधिकार से, राज्यसभा के विशेषाधिकार से संबंधित, विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प होंगे, हम सबको पता है। पहला विकल्प आपको दिया जाएगा आर्टिकल 67, दूसरा विकल्प हो सकता है आर्टिकल 250, तीसरा विकल्प हो सकता है आर्टिकल 249 और चौथा विकल्प हो सकता है आर्टिकल 312। क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा के विशेष अधिकारों से संबंधित नहीं है। और 4 विकल्प मैंने दिए हैं, 67, इसके बाद 250, 250, 249 और 312। अगर आपको ये जो बातें मैंने पहले बताई हैं अगर ये पता है तो इस प्रश्न का आराम से आसानी से क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। देखिए जरा, पहला क्या दे रखा है मैंने यहां पर, देखिए जरा, आर्टिकल 67 लिखा कि नहीं लिखा। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। दूसरा देखिएगा, दूसरा मैंने बात की, मैंने कहा आर्टिकल 249, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को सौंपनी है, पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा आर्टिकल 312, भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। अब देखिए जरा कौन सा इनसे संबंधित नहीं है, आर्टिकल 67 है, इनके बाद में आर्टिकल जो है 249 भी है, आर्टिकल 312 भी है, लेकिन ये नहीं है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 में तो क्या है कि जब आपातकाल लग जाएगा देश में, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे मिल जाएगी, संसद को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ राज्यसभा के विशेषाधिकारों से संबंधित बात हो रही है तो ये राइट रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु पहले प्रस्ताव राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु पहले प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। दूसरा आर्टिकल 312 में क्या पढ़ा था कि नई अखिल भारतीय का सृजन करना, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है। और तीसरा आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाने की शक्ति किसको सौंपनी है, संसद को सौंपनी है तो पहले प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। और जबकि इनके संदर्भ में बात करें तो यहां पर आपको पता होगा कि आर्टिकल 250 में किसका प्रावधान किया गया है कि देश में जब आपातकाल लगेगा, आपातकाल के समय
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त हो जाएगी? संसद को प्राप्त। ये आपातकाल के संदर्भ में है, लेकिन राज्यसभा के विशेषाधिकारों के संबंध में नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए क्या? राज्यसभा के विशेषाधिकार। अब अपन बात करेंगे किनकी? राज्यसभा के पदाधिकारी। किसके संदर्भ में बात करेंगे? राज्यसभा के पदाधिकारी। और देखिएगा, राज्यसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में पदाधिकारी में 4 प्रकार के पदाधिकारियों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा? राज्यसभा का सभापति। भाई राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक राज्यसभा में उपसभापति होता है। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं राज्यसभा में सदन का नेता। राज्यसभा में सदन का नेता। और नंबर 4 आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, या जिसे अपन क्या बोलेंगे? नेता प्रतिपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, या क्या बोलेंगे? नेता प्रतिपक्ष। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पदाधिकारियों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी? राज्यसभा का सभापति। इसके बाद में राज्यसभा में उपसभापति। इसके बाद में राज्यसभा में सदन का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष। सबसे पहले अपन बात करें राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति के संबंध में आपको 2 अनुच्छेद ध्यान में रखने होंगे। कितने अनुच्छेद? 2। सबसे पहले आर्टिकल 64। क्या लिखा गया है 64 में? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 64। अब बात आती है कि ये पदेन क्या होता है। मैं कह रहा हूं ना, शब्दों से परिचित होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। अब पदेन क्या होता है? पदेन का मतलब होता है एक पद धारण करते ही दूसरा पद जब अपने आप प्राप्त हो जाता है तो दूसरे वाला पद क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। वापस से रिपीट करना, एक पद धारण करते ही दूसरा वाला पद जब अपने आप प्राप्त हो जाता है तो दूसरे वाला पद क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। जैसे निर्वाचन तो किसके संबंध में हुआ था? उपराष्ट्रपति के। लेकिन आर्टिकल 64 में क्या लिख लिया गया कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। अर्थात उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करना होगा? कार्य करना होगा। जैसे मैं और बताऊं एग्जांपल, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। तो पहला आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? 64। दूसरा देखिए, दूसरा आर्टिकल 89। और 89 में क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्य, या राज्यसभा के सभापति के कार्य, राज्यसभा के सभापति के कार्य। अर्थात राज्यसभा का सभापति क्या क्या कार्य करेगा, इनके संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 89। तो दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64 करेंगे। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति के कार्यों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या क्या कार्य करेंगे, इनका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल कौन सा? 89। क्लियर है बात? तो यहां पर अपन सभापति के संदर्भ में बात करें तो ध्यान में रखना है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भी भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होता। अब बात करें कि राज्यसभा का सभापति क्या कार्य करता है, देखिए जरा। सबसे पहले राज्यसभा की
कार्रवाइयों को संचालित करना, राज्यसभा की कार्रवाइयों को संचालित करना, राज्यसभा की कार्रवाइयों को क्या करना, संचालित करना। आप सभी को पता है कि राज्यसभा में जब सदन चलता है उस समय कार्यों को संचालित करना, मतलब राज्यसभा का कौन सा सदस्य किस समय बोलेगा, उनको लेकर कानून निर्माण, यानी सभापति के रूप में कार्य करना। सभापति के रूप में जो भी कार्य रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी राज्यसभा का सत्र चलता है तो यहाँ पर कौन बैठा रहता है, सभापति, और इनका पूरा नियंत्रण रहता है किन पर, ये जो मेंबर बैठे रहते हैं सामने, इन पर। तो जब भी राज्यसभा की जो अपन बात करें, राज्यसभा में सदन चलेगा उस समय राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा। दूसरा आप ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्यों के बैठने हेतु, राज्यसभा के सदस्यों के बैठने हेतु स्थानों का निर्धारण करना, स्थानों का क्या करना, निर्धारण करना। ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी हुई वैसे बैठ गए, क्लासरूम में बैठते ना कि अच्छा तू आज पहले है, तू आगे की सीट पे बैठा, मैं लेट है तो मेरी पीछे, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्य कहां बैठेंगे, इसके लिए सीटिंग की क्या व्यवस्था रहेगी, ये कौन संभालता है, राज्यसभा का सभापति। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के बैठने के लिए स्थानों का आवंटन करना। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो राज्यसभा के सभापति से निवेदन करेगा और उसकी सीट में परिवर्तन होगा, लेकिन अपनी मन मर्जी से राज्यसभा में किसी भी सीट पर जाकर नहीं बैठ सकता। राज्यसभा के सभापति ने जो सीट निर्धारित करी है उसी निर्धारित सीट पर बैठना क्या होगा, आवश्यक होगा। अगली ध्यान में रखते हैं, देखिए जरा, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में, राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार विघ्न उत्पन्न करे, बार बार विघ्न उत्पन्न करे, बार बार विघ्न उत्पन्न करे, तो उसे राज्यसभा से निष्कासित करना, राज्यसभा से क्या करना, निष्कासित करना। यानी ऐसा राज्यसभा का मेंबर जो राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और बार बार बाधा उत्पन्न करे, बार बार बीच में विघ्न डाले, अर्थात राज्यसभा की सभापति, क्लास में मॉनिटर का काम क्या होता था, क्लास में मॉनिटर का काम होता था कि जब क्लास टीचर नहीं आए उस स्थिति में उस क्लास का जो है ये मैनेजमेंट देखना, मतलब उसमें किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कार्य क्या होता है कि राज्यसभा का सत्र जब चल रहा है और कोई भी विपक्षी दल का या फिर कोई भी सत्ताधारी दल का ऐसा सदस्य जो राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार बाधा उत्पन्न करे, राज्यसभा के सभापति के कहने पर बात नहीं माने, ऐसे सदस्यों को राज्यसभा से क्या करना, निष्कासित करना। अगली आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा को या राज्यसभा की कार्रवाई को, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना, राज्यसभा की कार्रवाई को, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का महत्व है। राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र का सत्रावसान यानी समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कौन करता है, जैसे आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई सुबह 11 बजे, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी 12, साढ़े 12, 1 बजे जो है वहां पर क्या दिक्कत हुई, राज्यसभा में जो इस प्रकार की जो है होला शोर शराबा ज्यादा शुरू हो गया, तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की कार्रवाई को क्या करेगा, स्थगित, लेकिन निश्चित समय के लिए होंगे कि आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त किया जाता है, कल की कार्रवाई या इसकी आगे की कार्रवाई इतने बजे शुरू होगी। तो निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किनके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य जो क्या करता है, दल बदल के संबंध में निर्णय करना। राज्यसभा को कोई भी सदस्य क्या करता है, दल बदल करता है, इसके संदर्भ में क्या करना, निर्णय करना, क्योंकि दल बदल के संदर्भ में निर्णय करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, जिस संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति। और अगर राज्यसभा का मेंबर दल बदल कर रहा है तो निर्णय कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा। अगला आपको ध्यान में रखना है,
राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ। देखिए शपथ के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 99 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाएगी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर ही राज्यसभा का सभापति दिलाता है, जबकि मनोनीत सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है। आगे अपन लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा में राष्ट्रपति एक व्यक्ति को शपथ दिलाएगा और उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा, और बाकी के जितने भी लोकसभा के मेंबर है उनको शपथ कौन दिलाएगा, उसी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाएगी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। कैसा मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। इसका क्या मतलब है, देखिए सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यसभा का सभापति वोट नहीं देगा, मत नहीं देगा किसी भी प्रस्ताव को लेकर, किसी बिल को लेकर। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी या पक्ष और विपक्ष के बीच में मत बराबर हो जाए, भाई सामान्य परिस्थितियों में यानी एक तरफ 150 पढ़ रहे हो, एक तरफ आपके 120 पढ़ रहे हैं, तो मत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्थिति ये हो जाए कि दोनों के बीच में पक्ष और विपक्ष 100 मत हो जाए तो निर्णायक वोट दे सकता है। अब किसको देगा, ये इस सभापति पर डिपेंड करेगा। सामान्य परिस्थितियों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णायक वोट दे सकते हो। निर्णायक वोट कब देगा, जब बराबर की स्थिति हो जाएगी, उस समय दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति, और राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के सभापति भी कौन हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये है ना, रट्टा मारने का नहीं है, ये रट्टा मारने का नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि भी जो राज्यसभा का सभापति वही होगा जो उपराष्ट्रपति होगा, तो अपन अलग से नहीं पढ़ना है कि उपराष्ट्रपति कौन था और सभापति कौन था। बस अपने को यह ध्यान में रखना है कि प्रथम उपसभापति, प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे क्या हुए, यहाँ पर क्या हुए, राज्यसभा के सभापति। और वर्तमान की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान राज्यसभा सभापति। अब बताओ जरा वर्तमान में कौन है, वर्तमान राज्यसभा के सभापति। और जिनको पता है कि वर्तमान में सभापति कौन है, तो जिनको उपराष्ट्रपति पता है उनको ये भी पता रहेगा, अर्थात कौन है, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू क्या है, वर्तमान में राज्यसभा के क्या है, सभापति। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी कौन है, वेंकैया नायडू जी। अब बात करें, देखिएगा यहां से अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इनकी शपथ होती है कि नहीं होती। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति की कोई शपथ नहीं होती है, राज्यसभा के सभापति की कोई शपथ नहीं होती है, कोई शपथ नहीं होती है। अब देखिए जरा प्रश्न ये पूछे कि बताइए राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जाएगा। अरे मेरे भाई, जब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पता है तो इसमें भी पता होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही तो व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही ना, दो पद है उनके पास, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कोई कार्य भारत में है ही नहीं। अब ऐसे ठाले व्यक्ति को तो कैसे जो वेतन दे, इसीलिए उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भी नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन भी किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन
उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। तो इनको हटाने के संदर्भ में भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हटाने के संदर्भ में भी जो है क्या ध्यान में रखेंगे कि हटाने के संदर्भ में जो जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो जैसे ही उपराष्ट्रपति हटेगा यानी आर्टिकल 67 में भले उपराष्ट्रपति की बात कर लें और भले किनकी कर लें, राज्यसभा के सभापति की बात कर लें, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। भले किनको हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है या भले राज्यसभा के सभापति को हटाना है, जहां से लेकर अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, जब उपराष्ट्रपति हटेगा तो ये तो अपने आप ही हट जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जाएगा, तो वहां पर नहीं सोचना है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया तो हमने पढ़ी नहीं। अरे भाई उपराष्ट्रपति की पढ़ी है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिकल 67 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य संख्या की बहुमत के बाद लोकसभा की स्वीकृति मिलते ही उनको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। किसके संदर्भ में प्रश्न पूछे वो उस पर डिपेंड है। ध्यान से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति का पूछे तो भी आर्टिकल 67 में हटाने की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सभापति की पूछे तो भी 67 में हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, पद क्या है? अलग अलग है। क्लियर? दूसरा देखते हैं, बात करें राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। अब देखिए जरा, राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आप राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे, उपसभापति किसे बनाया जाता? सबसे पहली बात, सभापति में तो बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, उपराष्ट्रपति था, वही राज्यसभा का सभापति था। यहां पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर, किनके आधार पर? बहुमत के आधार पर अपने में से ही राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। अर्थात राज्यसभा का उपसभापति क्या होगा? राज्यसभा का मेंबर होगा। आर्टिकल ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के संदर्भ में बात की गई है, जबकि आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद कैसे रिक्त होगा इसके संदर्भ में बात की। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? राज्यसभा का उपसभापति किसे बनाया जाएगा? तो राज्यसभा का उपसभापति में आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर, अपने में से बहुमत का मतलब हुआ कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245, और 245 में से बहुमत के आधार पर क्या बनाया जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति बनाया जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखनी है शपथ के संदर्भ में, तो राज्यसभा के उपसभापति की कोई शपथ नहीं होती है, कोई शपथ नहीं होती है, कोई शपथ नहीं होती है। तीसरा बात करें किनकी? त्यागपत्र की। त्यागपत्र में आपको ध्यान में रखना है, उपसभापति अपना त्यागपत्र किनको देगा? राज्यसभा के सभापति को। किनको देगा? राज्यसभा के सभापति को। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जब राज्यसभा का सभापति नहीं हो, राज्यसभा सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा के सभापति की, अपने ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करना। राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करना, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लास में एक तो होता था ना मॉनिटर और एक होता था उप मॉनिटर। उप मॉनिटर का वैसे तो कोई काम नहीं था, ठीक है, लेकिन जब मॉनिटर नहीं आता था उस दिन भाई साहब कौन काम करता था? वो उप मॉनिटर करता था। इसी प्रकार से जब सभापति होगा उस दिन तो राज्यसभा के सभापति कार्य संभालेगा और राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन राज्यसभा का सभापति करेगा। लेकिन जिस दिन सभापति नहीं आए
उस दिन राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन किन के द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। बस ये इनका कार्य है। और उपसभापति क्या कार्य करेगा? तो जो राज्यसभा का सभापति करता है वही कार्य कौन करेगा? उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, उपसभापति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त। राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त, और इसके संदर्भ में आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त किन किन कारणों से होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, या तो वो क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे। और त्यागपत्र मैंने कहा किन को देता है? राज्यसभा के सभापति को। राज्यसभा के सभापति को। दूसरा, पद पर रहते मृत्यु हो जाए। पद पर रहते क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। और तीसरा, उनको हटाने की प्रक्रिया। ये थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 90 में। जबकि इसके संदर्भ में अपने बात की थी, किनके संदर्भ में? राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में। तो सभापति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 67 में, तो अलग अलग आर्टिकल रहेगा। राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 67 में। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के उपसभापति को कैसे हटाया जाएगा, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 90 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सदस्य तात्कालिक बहुमत के आधार पर, तात्कालिक बहुमत के आधार पर, तात्कालिक बहुमत के आधार पर पद से हटा सकते हैं। तात्कालिक बहुमत के आधार पर पद से हटा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सा बिंदु? तीसरा वाला, कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के संदर्भ में जो है ये क्या प्रक्रिया रहती है? आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 90। जबकि सभापति के संदर्भ में कौन सा रखेंगे? 67। अब देखिए जरा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? उपसभापति, है ना। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति भी थे एस.वी. कृष्णमूर्ति। कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति। अब देखिए, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हरिवंश नारायण कौन है। लेकिन ये एग्जाम से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करके जाइएगा, कि हो सकता है अपने एग्जाम से पहले परिवर्तन हो जाए। तो वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण। और महिला के संदर्भ में आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, राज्यसभा में एकमात्र महिला उपसभापति रही थी। राज्यसभा में महिला उपसभापति, महिला उपसभापति। और कौन रही थी? नजमा हेपतुल्ला। क्या ध्यान में रखेंगे? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। ये आपका हो गया कौन सा? राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर है बात? राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होगा। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। इसकी कोई शपथ नहीं होती है। ये अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को सौंपता है। ठीक है, या तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, ये और एक ध्यान में रख सकना है। और ये वाला बिंदु भी महत्वपूर्ण हो सकता है, या तो जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्या हो जाए? जब कार्यकाल पूर्ण हो जाए तभी जो है पद त्यागना पड़ेगा। कार्यकाल पूर्ण हो जाए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय है ना 6 वर्ष। तो 4 कंडीशन, या तो कार्यकाल पूर्ण हो जाए, या त्यागपत्र दे दे, या पद पर रहते मृत्यु हो जाए, और या पद से हटाने। और पद से हटाने में भी कौन सा बहुमत ध्यान में रखेंगे? तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत। और प्रथम कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण। और महिला कौन रही थी? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में सदन का नेता। अब देखिए जरा, राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, सत्ताधारी पार्टी के, कौन सी पार्टी के? सत्ताधारी पार्टी के
सत्ताधारी पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य को राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष बनाया जाता है। नेता सत्तापक्ष बोल दें या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सदन का नेता। सदन का नेता बनाया जाता है जो राज्यसभा का सदस्य हो, जो राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो। बड़ी अच्छी बात यहां पर ध्यान में आपको ये रखनी है। आप सभी को पता है कि सरकार तो उसी राजनीतिक दल की बनेगी जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, ठीक है। तो लोकसभा में तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखनी है, नेता सत्तापक्ष जो कौन होगा, लोकसभा में नेता सत्तापक्ष कौन होगा और राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष कौन होगा। इसके संदर्भ में एक बात आप ये क्लियर करिएगा, प्रधानमंत्री जिस सदन का नेता होगा, प्रधानमंत्री जिस सदन का नेता होगा उस सदन में नेता सत्तापक्ष भी प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर भी बन सकता है और राज्यसभा, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और मनमोहन सिंह जी जब 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे तो दोनों बार वो राज्यसभा के मेंबर थे असम से। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पर शर्त यह है कि बहुमत प्राप्त दल का क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए। यहां पर ध्यान में क्या रखना है, प्रधानमंत्री जिस सदन का नेता होगा उस सदन में नेता सत्तापक्ष भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का मेंबर है, ऐसी स्थिति में सत्ताधारी पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य के को क्या बनाया जाएगा, राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष बनाया जाएगा जो राज्यसभा का सदस्य हो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा सदस्य हैं, प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं, तो नेता सत्तापक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे, नेता सत्तापक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो नेता सत्तापक्ष राज्यसभा में कौन थे, मनमोहन सिंह। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो लोकसभा के मेंबर हैं, तो वो लोकसभा में नेता सत्तापक्ष हुए। यहां पर बात करें तो मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा के मेंबर हैं तो नेता सत्तापक्ष स्वयं कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर हैं तो सत्ताधारी पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य को राज्यसभा में क्या बनाया जाएगा, नेता सत्तापक्ष बनाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं है तो कौन होगा, स्वयं होगा। अब देखिए जरा, प्रथम नेता सत्तापक्ष कौन थे, राज्यसभा में प्रथम नेता सत्तापक्ष, राज्यसभा में प्रथम नेता सत्तापक्ष क्या ध्यान में रखेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर नाम याद आया गोपाल स्वामी अयंगर का। जब अपने प्रारूप समिति पढ़ी थी ना, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, उसके मेंबर कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर। और वो ही क्या बने, राज्यसभा में प्रथम नेता सत्तापक्ष बनाए गए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप ध्यान में रखना है कि वर्तमान में थावरचंद गहलोत जी थे, लेकिन हाल ही में थावरचंद गहलोत जी को राज्य का राज्यपाल बना दिया गया, तो इस कारण से उनके मंत्री पद रिक्त हो गया। राज्यसभा का जो मेंबर थे वो भी उनको हटा दिया गया, अर्थात अब जो है थावरचंद गहलोत जी नहीं है। तो वर्तमान में कौन है ये आप तय कर लेना एग्जाम से पूर्व। अभी तक किसी को भी राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष नहीं बनाया गया। अंतिम में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अंतिम कौन थे, थावरचंद गहलोत। कौन थे, थावरचंद गहलोत। अब जो भी बनेगा वो बीजेपी पार्टी का होगा। कौन सी पार्टी का, बीजेपी, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सत्ताधारी पार्टी का। कौन सी पार्टी का होगा, सत्ताधारी पार्टी का होगा। और जब सत्ताधारी पार्टी का होगा इसका मतलब सत्ताधारी पार्टी तो कौन सी है, बीजेपी है। इसको आप ध्यान में रखें। तो क्लियर है, नेता सत्तापक्ष या जिसे अपन सदन का नेता कहते हैं, ये सत्ताधारी पार्टी का होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा के मेंबर हैं तो प्रधानमंत्री होंगे। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के किसी वरिष्ठ सदस्यों को क्या बनाया जाएगा, नेता सत्तापक्ष बनाया जाएगा। अगला आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा में
विपक्ष का नेता, या जिसे अपन क्या कहें, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, या मैं क्या कहूं, नेता प्रतिपक्ष। अब देखिए जरा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए एक शर्त है। पहली शर्त क्या है, राज्यसभा में विपक्षी पार्टी को राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की 10% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 10% सीटें प्राप्त करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अब देखिए जरा, अगर विपक्षी पार्टी का विपक्षी नेता बनना है तो 245 मेंबर हैं वर्तमान में, और 245 का 10% कितने हो गए, 25। जिस भी राजनीतिक दल को 25 सीटें मिलेगी राज्यसभा में, सत्ताधारी पार्टी के अलावा, सत्ताधारी पार्टी कौन सी है, बीजेपी, बीजेपी के अलावा जिस भी राजनीतिक दल को 25 या 25 से अधिक सीटें मिलेगी, उसी पार्टी के किसी राज्यसभा के जो मेंबर है उसको क्या बनाया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष, या जिसे मैं क्या कहूं, विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है राज्यसभा के संदर्भ में, लोकसभा के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में और विधान परिषद के संदर्भ में। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुल सदस्य संख्या की 10% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य होता है, और 10% का मतलब है कि यहां पर 245 सीटें हैं, और 245 का 10% कितना हो गया, 25 सीटें। आप कहेंगे कि ऐसे दो राजनीतिक दल हो गए जिनको बराबर दोनों को 25-25 मिली है, जो सत्ताधारी पार्टी के अलावा। भाई देख लेते हैं, ये बीजेपी का है तो नेता सत्तापक्ष बीजेपी का तो बनेगा नहीं, बीजेपी के अलावा जो भी विपक्षी पार्टी है बीजेपी की, उनका बनेगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ जाते हैं ऐसे, है ना, कि सर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो तो, यानी विपक्षी पार्टी जैसे मान लेते हैं, एक तो कांग्रेस और दूसरा कौन सा, तृणमूल कांग्रेस, दोनों विपक्षी पार्टी हैं, और मान लेते हैं दोनों को जो है 26-26 सीटें मिल गई राज्यसभा, कम से कम 25 चाहिए लेकिन 26-26 मिल गई। अब किसका नेता प्रतिपक्ष बनेगा, हाँ, पहली कंडीशन। दूसरी आप कहें कि किसी को 25 तो नहीं मिली, लेकिन एक को 13 मिली, और एक को जो है, एक को 13 मिली और एक को 20 मिली, तो क्या विपक्ष का नेता बनाने के लिए गठबंधन हो सकता है क्या? ये दोनों बातें क्लियर करना जरूरी है। पहली बात तो विपक्ष का नेता बनाने के लिए किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होता है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन हो सकता है, लेकिन विपक्ष का नेता बनने के लिए कभी गठबंधन नहीं होगा। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, आप कहें कि अगर विपक्षी नेता बनाने के लिए दो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को बराबर सीटें प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में कौन सी पार्टी का विपक्ष का नेता बनेगा? तो जिस पार्टी को पहले मान्यता मिली है, जिस राजनीतिक दल को पहले मान्यता मिली है, उसी राजनीतिक दल का क्या बनाया जाएगा? नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह जरूर ध्यान में रखिएगा, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% सीटें विपक्षी पार्टी को प्राप्त करना अनिवार्य होती हैं, और 10% का मतलब 25 सीटें। प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितनी सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? या तो विकल्प में 10% होगा या फिर 25 होगा। ये न्यूनतम है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। प्रथम नेता प्रतिपक्ष, प्रथम नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की बात करें, और राज्यसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे श्यामानंदन मिश्र को। किसको बनाए गए थे? श्यामानंदन मिश्र को। आप कहेंगे वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में फिलहाल कोई भी नहीं है, वर्तमान में फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन अंतिम आप ध्यान में रख सकते हैं, अंतिम नेता प्रतिपक्ष। अंतिम नेता प्रतिपक्ष में आप ध्यान में रखेंगे कौन है? गुलाब नबी आजाद। गुलाब नबी आजाद जो हैं, ये अंतिम जो क्या थे? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। लेकिन जैसे इनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हुआ, ठीक है, तो जब राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहे तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। अब दूसरा अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में या नेता प्रतिपक्ष को मान्यता कब मिली? सबके संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता, नेता प्रतिपक्ष को मान्यता, नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली थी 1969 में। अच्छा प्रश्न हो सकता है, वर्ष ध्यान में रखिएगा 1969।
दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा कब मिला? कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा, नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा कब मिला? तो आप ध्यान में रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिला था 1977 में। वर्तमान में जो भी राज्यसभा, जो भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा, उनको कैबिनेट मंत्री के समान क्या होगा? दर्जा प्राप्त होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री को दर्जा कब मिला। आर्टिकल जो कौन सा वर्ष ध्यान में रखेंगे? 1977 ध्यान में रखेंगे। जबकि मान्यता कब मिली? 1969। कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या हुआ कि जो सुख सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होगी, वो सुख सुविधाएं विपक्ष के नेता को भी प्राप्त होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों वर्ष प्रथम कौन थे? वर्तमान में कोई है नहीं। अंतिम कौन थे? गुलाम नबी आजाद, जो कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस को। एक दो और बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी है? आर्टिकल 91 के संदर्भ में सबसे पहले ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 91। क्या लिखा गया आर्टिकल 91 में? आर्टिकल 91 में लिखा गया है, दो बातें ध्यान में रखें। कौन सी? कि जब राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति, इस समय तो राज्यसभा का सभापति क्या करेगा? राज्यसभा की जो सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये नहीं है तो कौन होगा? राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है। और राज्यसभा के सभापति के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा 4-5 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। 4-5 सदस्यों का क्या बनाया जाता है? पैनल बनाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि राज्यसभा के जो कार्य, अपन बात करें राज्यसभा के संदर्भ में, जब कार्रवाई चल रही होती है तो कई बार तो राज्यसभा का सभापति सीट पर होता है, कई बार राज्यसभा का उपसभापति होता है, लेकिन कई बार अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए मिलते हैं। वो कौन होते हैं? तो वो एक पैनल होता है। उस पैनल में 4-5 मेंबर होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कि जब भी राज्यसभा का जो सभापति वो नहीं हो, राज्यसभा का उपसभापति नहीं हो, तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करेगा? ये 4-5 मेंबर करेंगे। अर्थात राज्यसभा की कार्रवाइयों के संचालन हेतु, राज्यसभा के कार्रवाई के संचालन हेतु, कार्रवाई के संचालन हेतु 4-5 सदस्यों का पैनल जो है किन के द्वारा बनाया जाता है? 4-5 सदस्यों का पैनल जो है ये राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 91 में प्रावधान किया गया है। कौन से में? आर्टिकल 91 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा राज्यसभा की कार्रवाइयों को संचालन करने के लिए 4-5 सदस्यों का जो है क्या बनाया जाएगा? पैनल बनाया जाएगा। तो अपन देखते हैं ना, बार बार वहां पर सीट पर राज्यसभा का सभापति होता है, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति होता है, और कई बार जो है अलग अलग सदस्य बैठे रहते हैं। वो 4-5 सदस्य होते हैं, जो एक पैनल होता है जो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए राज्यसभा के सभा पहले से तय होता है कि भाई एक तो सभापति होगा, इनके अलावा एक उपसभापति होगा, ये तो तय है। इनके अलावा 4-5 मेंबर होंगे कि जब भी सभापति और उपसभापति उस दिन नहीं आएंगे, उस दिन अनुपस्थित रहेंगे, उस दिन जो है पैनल में से कोई भी एक सदस्य जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, मतलब राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करेगा। ये तो बात हो गई है। दूसरी बात यहां पर क्या ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त है। अब ये तो किसके संदर्भ में बात हुई? ये तो बात हुई आपके किसके संदर्भ में ध्यान में रखेंगे? अनुपस्थिति के संदर्भ कि राज्यसभा का सभापति, बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला होगा आपको, लेकिन नए प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको ध्यान में रखें कि राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति अगर दोनों ही अनुपस्थित रहे, उस दिन सदन में नहीं आए, तो ये पैनल के द्वारा जो है ये राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन किया जाएगा। सब सभापति और उपसभापति है लेकिन आज नहीं आए, तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन इन पैनल में से कोई भी एक सदस्य कर लेगा। लेकिन मैंने क्या लिखा कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद ही रिक्त है, न तो सभापति कोई है अर्थात न उपराष्ट्रपति है और न ही कोई राज्यसभा में उपसभापति है,
इस दिन राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन, राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करेगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। मैं कह रहा हूं सारा खेल किनका है? शब्दों का। आर्टिकल 91 में ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई। क्या उल्लेखित की गई है? पहला ध्यान में रखेंगे कि जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो, बस ये सब ध्यान में रखना है। अगर पद रिक्त हो और आपसे प्रश्न पूछे कि राज्यसभा की जो कार्रवाइयों का संचालन कौन करेगा, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है बात? दूसरा प्रश्न, जब राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के कार्रवाइयों का संचालन कौन करेगा? इन पैनल के द्वारा किया जाएगा। और पैनल में कितने मेंबर होंगे? 4 से 5 सदस्य। और इन पैनल का निर्धारण कौन करेगा? ये राज्यसभा का सभापति करेगा। एक और आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 92 में दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी? दोनों को एक साथ बता रहा हूं कि राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति को हटाने हेतु प्रस्ताव, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को हटाने हेतु प्रस्ताव अगर राज्यसभा में लाया गया है, अगर राज्यसभा में लाया गया है तो उस दिन या उस बैठक की अध्यक्षता सभापति या उपसभापति नहीं करेंगे। सभापति या उपसभापति नहीं करेंगे। ये तो एक सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात ये है कि ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो जाएगा। अगर मुझे हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है और मैं अगर राज्यसभा का सभापति हूं तो मैं बैठक की अध्यक्षता नहीं करूंगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 92 में लिखी गई। क्या लिखा गया है कि राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो उस दिन राज्यसभा की उस बैठक की अध्यक्षता वो नहीं करेगा जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। अगर सभापति को हटाने के लिए लाया गया है तो सभापति नहीं करेगा, और उपसभापति को हटाने के लिए लाया गया है, उपसभापति उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 92 में लिखी गई है। एक कोरम के संदर्भ में आप ध्यान में रख सकते हैं, अपन बोलते हैं कोरम या गणपूर्ति। और कोरम या गणपूर्ति के संदर्भ में आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं, अनुच्छेद कौन सा? 100। आर्टिकल 100 में क्या लिखा गया है? कोरम या गणपूर्ति। और कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है वह न्यूनतम सदस्य संख्या, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो बैठक के लिए अनिवार्य हो, जो बैठक के लिए अनिवार्य हो, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो बैठक के लिए अनिवार्य हो उसको क्या बोलते हैं? कोरम या गणपूर्ति। और इसके लिए क्या तय कर रखा है? 1/10। भले ही वो लोकसभा की बात हो, भले ही वो राज्यसभा की बात हो, भले ही वो विधानसभा की बात हो, और भले ही वो विधान परिषद की बात हो। यहां पर अपन किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो यहां पर अपन केवल किनके संदर्भ में बात कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और 1/10 का मतलब है लोकसभा में 543, और 543 का 1/10 कितना हो जाएगा? 55 सदस्य। और राज्यसभा में कितने हैं? 245, और 245 का 1/10 कितना हो जाएगा? 25 सदस्य। यानी जब तक लोकसभा में 55 सदस्य नहीं आएंगे लोकसभा की बैठक शुरू नहीं होगी, और जब तक राज्यसभा में 25 सदस्य नहीं आएंगे तब तक राज्यसभा की न्यूनतम 25 सदस्य होंगे 245 में से, तभी राज्यसभा की बैठक शुरू होगी। इसे क्या बोलते हैं? कोरम या गणपूर्ति। और कोरम या गणपूर्ति पूरी करने की जिम्मेदारी, कोरम या गणपूर्ति पूरी करने की जिम्मेदारी, पूरी करने की जिम्मेदारी किनकी होगी? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति की। संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति की, संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति की। अगर राज्यसभा में कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो राज्यसभा का सभापति पूर्ति करेगा, लोकसभा में नहीं हो रहा है तो लोकसभा का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये अपना था राज्यसभा से संबंधित, जिसके बारे में अपने बात की। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कौन सी राज्यसभा में कहां से कितने सदस्य आते हैं, सदस्यों का निर्धारण किस आधार पर होता है। इनके बाद में राज्यसभा के जो मेंबर है उनका कार्यकाल क्या रहता है, राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या होता है, जिसमें आर्टिकल 67 आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आर्टिकल 249 ध्यान में रखना है, आर्टिकल 312 ध्यान में रखना है। और इनके बाद में राज्यसभा के पदाधिकारी, जिसमें राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष कौन होता है, इनके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति क्या कार्य करता है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, उपसभापति क्या कार्य करता है। और इनसे संबंधित जो आर्टिकल थे इनके बारे में अपने डिटेल से जाना। और मुझे उम्मीद है कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर संसद पार्लियामेंट आपके सिलेबस में दे रखा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। और साथ में आर्टिकल में भी मैंने नोट करवाए हर जगह। आर्टिकल 100 में कोरम का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 92 महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से आर्टिकल 91 में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। इनके साथ 89 के संदर्भ में अपन बात कर ही चुके हैं, किनके लिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 64 भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और आर्टिकल 80 तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो आर्टिकल 80 से राज्यसभा का काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 80 के अलावा और जो भी अनुच्छेद जिसके बारे में अपने राज्यसभा के संदर्भ में बात की है वो भी हमारे लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।